नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नया भारत नई खोज में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आगरा यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे हैं और साथियों अगला 25 तारीख को जो पेपर है वह हिंदी साहित्य का पेपर है। तो साथियों हमारे चैनल पे सारे विषयों की धीरे धीरे तैयारी हो रही है। अब जैसे कि हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है हिंदी साहित्य। साथियों हिंदी साहित्य के जनक जो माने जाते हैं वह हरिश्चंद्र, ठीक है जी, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं हिंदी साहित्य के जनक। तो ठीक है साथियों, अपना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल का कौन सा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है? तो वह रखा है वीर गाथा काल। ठीक है, तो इसको वीर गाथा काल याद रखना है। साथियों दूसरा क्वेश्चन है, आदिकाल की समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, तो वह मानी है 1050 से 375 तक। ठीक है साथियों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक है जी, अगला देखते हैं हम, आदिकाल का ग्रंथ कौन सा है? तो जो आदिकाल के ग्रंथ हैं वो देखते हैं साथियों। वो ग्रंथ हैं पृथ्वीराज रासों, परमाल रासों, बिसलदेव रासों। ठीक है, ये 3 आदिकाल के ग्रंथ हैं। अगला है साथियों, आदिकाल को बीज पायन काल किसने कहा है? तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है साथियों, अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ किसने लिखा? तो वह लिखा था गरसदा तासी। ठीक है, गरसदा तासी ने लिखा था। ठीक है साथियों, अगला है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में इनका सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ था। अगला है साथियों 7 नंबर, मिस्र बंधु विनोद के लेखक हैं। तो साथियों मिस्र बंधु विनोद के लेखक हैं मिस्र बंधु, हम इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है, संदेश शासक के रचयिता का नाम है? तो इनका नाम है अब्दुल रहमान। जो संदेश शासक है इनके रचयिता का नाम है साथियों अब्दुल रहमान। अगला है साथियों, आदिकाल में लिखे गए महाकाव्य का नाम है? तो वह है पृथ्वीराज रासों। ये बहुत फेमस महाकाव्य है, आप सभी लोग कभी समय मिले तो इसको पढ़ना, ये बहुत अच्छा है। ठीक है साथियों, अगला है 10 नंबर, पौम चरिऊ। ठीक है, पौम चरिऊ के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता हैं शंभु। ठीक है, इनका नाम है शंभु। अगला 11 नंबर है, आदिकाल का कवि नहीं है? तो साथियों जो कबीरदास जी हैं वे आदिकाल के कवि नहीं हैं। अगला है 12 नंबर, शुक्ला जी के अनुसार कालों के नामकरण का आधार है? तो वह है प्रधान प्रवृत्ति। ठीक है साथियों, प्रधान प्रवृत्ति है। अगला है, आदिकाल को चरण काल किसने कहा है? तो ये कहा है राम कुमार वर्मा जी ने कहा है आदिकाल को चरण काल। ठीक है, इन्होंने कहा है। अगला है साथियों 15 नंबर, आल्हा खंड किस रचना का नाम है? तो ये परमाल रासों हैं, इसका नाम है आल्हा खंड। इसमें आल्हा जैसे गाए जाते हैं उस तरह से इसके हैं। साथियों 15 नंबर क्वेश्चन है, विधापति किस काल के कवि हैं? तो ये हैं आदिकाल के कवि। अगला है, विधापति पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ये साथियों मैथिली भाषा में लिखी गई है, जो कि बहुत अच्छी है। 17 नंबर है साथियों, विसलदेव रासों के रचयिता हैं? तो विसलदेव रासों के रचयिता हैं साथियों नरपति। और ये विसलदेव, परमालदेव और पृथ्वीराज रासों, ये साथियों तीनों आदिकाल के ग्रंथ हैं। ठीक है साथियों, हम इसको याद रखेंगे। अगला है साथियों, विद्यापति की रचना कौन सी है? तो वह है कीर्तिलता। विद्यापति की जो रचना है वह है कीर्तिलता। अगला साथियों 19 नंबर है, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना करने वाले कवि हैं? तो वो हैं अमीर खुसरो। ये अमीर खुसरो हैं जो इन्होंने आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना की है। साथियों अगला है, अमीर खुसरो ने पहेली और मुकरियों की रचना की है? तो ये की है उन्होंने खाड़ी बोली हिंदी में। जो हिंदी की हमारी जो खाड़ी बोली होती है उसी में इन्होंने रचना की है। अगला है साथियों 21 नंबर क्वेश्चन,
पृथ्वीराज रासों में कौन सा रस है? तो इसमें वीर रस और श्रृंगार रस दोनों हैं। तो आप सभी लोग रस के बारे में तो जानते ही होंगे। जिस कविता में वीर रस जैसे भाव आए उसे हम वीर रस कहते हैं। जैसे कि एक है, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। इस कविता में साथियों वीर रस झलक रहा है, इसलिए यह कविता वीर रस की। और श्रृंगार रस जिसमें श्रृंगार झलकता हो है, जैसे कि बहुत सी कविताएं हैं जिसमें श्रृंगार मतलब कोई वर वधू हो, दुल्हन हो, उसके ही कविता में श्रृंगार रस झलकेगा। तो आप देख लेना इसको एक बार किताब में। अगला है साथियों 22 नंबर, पिंगल भाषा का तात्पर्य है। तो पिंगल भाषा जो है वह ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। ठीक है, जो ब्रज भाषा है उसकी मिश्रित अपभ्रंश है। अगला है साथियों, डिंगल भाषा किन दो भाषाओं के मेल से बनती है? तो जो डिंगल भाषा है, ये डिंगल और पिंगल ये दो भाषाएं हैं। ठीक है, पिंगल अलग है, डिंगल अलग है। ठीक है, तो ये दो भाषाओं का मिश्रण है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश ये दोनों का मिश्रण है। ठीक है, जिसमें ब्रज भाषा, अपभ्रंश में ब्रज भाषा भी आ जाती है। अगला है पृथ्वीराज रासों काव्यों की भाषा है। तो पृथ्वीराज जो रासों लिखी गई है उसमें डिंगल और पिंगल दोनों हैं। तो इसमें आपको ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा दोनों देखने को मिल जाएंगी। किसमें साथियों? पृथ्वीराज रासों में। ये क्वेश्चन याद रखना क्योंकि पृथ्वीराज रासों से क्वेश्चन पक्का फंसने हैं आपके। अगला है रासों ग्रंथ के बारे में कथन सत्य है। तो इन कथन सत्य है, इनकी प्रामाणिकता है वह संदिग्ध है। ठीक है, जो रासों हैं जो इनके ग्रंथ के बारे में कथन है कि इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला है साथियों 27 नंबर, भक्ति काल का प्रारंभ आचार्य शुक्ल ने माना है। तो ये माना है 1375 विक्रमी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको ऐसा माना है। 28 नंबर है, भक्ति काल को कितनी धाराओं में बांटा गया? तो जी भक्ति काल को 2 धाराओं में साथियों बांटा गया है। अगला देखते हैं, कबीर किस वर्ग के कवि हैं? तो कबीर दास जी हैं वो संत काव्य वर्ग के कवि हैं। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, जयसी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो जयसी हैं जो वो सूफी काव्य धारा के कवि हैं। जो सूफियाने में जो काव्य धारा होती हैं वह उसके कवि हैं। अगला है साथियों, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। अगला है साथियों, भक्ति काल आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? तो जो साथियों भक्ति काल आंदोलन है वह दक्षिण भारत में आरंभ हुआ था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जो भक्ति काल है वह दक्षिण भारत में बहुत है, तो उधर से ही आरंभ हुआ था। अगला है 84 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। तो वो हैं गोकुलनाथ। ग्रंथ का नाम है 84 वैष्णवन। ठीक है, सो इसके रचयिता हैं गोकुलनाथ। अगला है साथियों, तुलसीदास के महाकाव्य का नाम है। तो तुलसीदास के महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। जो रामचरितमानस है वह तुलसीदास ने लिखी है और ये बहुत फेमस है और हम सभी लोग इसको सुन के बड़े हुए हैं और पढ़ के भी। ठीक है, अगला है साथियों, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो साथियों रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है, बाल्यकांड, कांड, युद्ध कांड, सुंदर कांड, ऐसे करके उसमें 7 कांड हैं जो कि रामचरित मानस में है और ये लिखी है तुलसीदास जी ने। अगला है साथियों 36 नंबर, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? तो रामचरितमानस की साथियों भाषा है अवधी। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। अगला है, विनय पत्रिका किस भाषा में रचित है? तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है साथियों। ठीक है, अगला है, जयसी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है। तो जो जयसी हैं उन्होंने पद्मावत महाकाव्य रचा है जो कि बहुत ही विख्यात और फेमस है अपने आप में, पद्मावत। ठीक है, अगला है,
पद्मावत की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये अवधी भाषा में हुई है। रामचरितमानस और पद्मावत इन दोनों की अवधी भाषा में साथियों रचना हुई है। साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। सूरदास की रचनाएं हैं, तो सूरदास की आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं, बाकी मैं बता दे रहा हूँ। सुरसागर, सुरसारावली, ठीक है, साहित्य लहरी, ठीक है, इनमें सा सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, इनमें सब में आगे सा लगा है, तो आप ऐसे एक आइडिया सा लगा सकते हैं ये सूरदास जी की है। साथियों आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ईमानदारी से। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर नहीं जानते हैं तो आप इस काम को करेंगे तब आप समझेंगे कि हाँ बहुत मेहनत लगती है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करते चलिए। ऐसे ही जब ये BA का सिलेबस अपना क्लियर हो जाएगा, वैसे ही अगले अच्छे और पढ़ाई से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो साथियों आप सभी लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ाई करिए और अपने विकास के लिए पढ़ाई करिए। जैसा कि हम सभी आपको बताते रहते हैं, शादी और नौकरी के लिए पढ़ाई बिल्कुल मत करिए, आप स्वयं अपनी जानकारी के लिए पढ़ाई करिए कि ये चीज़ हमें जाननी है। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए।